नमस्कार, छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है बाबा का अरमान, क्या मिलेगी कमान। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बड़े बदलाव की अटकलों के बीच पूर्व डिप्टी सीएम और सीनियर कांग्रेस लीडर टीएस सिंहदेव ने पीसीसी चीफ बनने की इच्छा जाहिर की है। आपको ये भी बता दें कि ऐसा भी माना गया था जब 18 से 23 तक कांग्रेस की सरकार थी कि 2.5 साल भूपेश बघेल जी को और 2.5 साल टीएस सिंहदेव जी को हैं, ऐसा तय हुआ था। वो भी मसला चलता रहा, लेकिन बाबा के इस बयान से कि पीसीसी चीफ बनने के लिए तैयार हैं, रायपुर से लेकर दिल्ली तक अटकलों का बाजार गर्म हो गया और बीजेपी को फिर बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। पहले देखिए रिपोर्ट, फिर चलते हैं सीधे डिस्कशन की तरफ। छोटी बड़ी मैं तो कभी पीछे नहीं रहा। जो जवाबदारी दी जाएगी मैं उसके योग्य अपने आप को पाऊंगा तो अवश्य स्वीकार करेंगे। तो सुना आपने, छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव अब नई जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस के बाबा की इच्छा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कमान संभालने की है। विधानसभा चुनाव के पहले हाईकमान ने मोहन मरकाम की जगह दीपक बैज को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी थी। पार्टी की बैक टू बैक 2 बड़ी हार के बाद प्रदेश नेतृत्व पर अंदर और बाहर से तीर चले। आलाकमान ने मोइली कमेटी बनाकर छत्तीसगढ़ भेजी। कमेटी की मीटिंग में नेताओं कार्यकर्ताओं ने जमकर भड़ास निकाली। मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई। मीटिंग से लौटते ही टीएस सिंहदेव ने नई जिम्मेदारी के लिए खुद को तैयार बताया। छोटी बड़ी मैं तो कभी पीछे नहीं रहा। जो जवाबदारी दी जाएगी मैं उसके योग्य अपने आप को पाऊंगा तो अवश्य स्वीकार करेंगे। मेरे ख्याल से जिम्मेदारियां हैं सबके पास, कांग्रेस के सदस्य के नाते ही, और अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के संदर्भ में जिन लोगों से पूछा जा रहा है तो अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी है। बाबा के बयान से साफ है कि हाईकमान देश के बाकी राज्यों के संगठन में भी बड़ा बदलाव कर सकता है। ओडिशा में पीसीसी भंग करने के बाद इन अटकलों को और बल मिला है। इधर कांग्रेस के मसले पर बीजेपी भी खूब चुटकी ले रही है। कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति है, कांग्रेस समाप्ति की तरफ है और अब तो हर व्यक्ति हर भार निभाने के लिए तैयार है। अगर पहले सरकार में अच्छा काम किए होते, चुनाव में ठीक से लड़े होते, तो फिर आज ये परिस्थिति नहीं होती कि ये बोलने के लिए तैयार हों कि अब मुझे जो जिम्मेदारी दी जाएगी मैं उसको निभाऊंगा। अभी तो कांग्रेस में खेमे ही खेमे हैं। टीएस सिंहदेव का अलग खेमा है, भूपेश बघेल का अलग खेमा है, दीपक बैज का अलग खेमा है, हमारे मोहन मरकाम का अलग खेमा है। तो और कितने नेताओं के कितने खेमे हैं ये कांग्रेस ही बता सकती है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बड़े बदलाव की अटकलों के बीच टीएस सिंहदेव का बयान कई मायनों में अहम है। जैसे ही रायपुर में उन्होंने कमान संभालने की इच्छा जताई, छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्मा गई। तो अटकलों का बाजार भी खूब सज रहा है। अब नजरें इस पर हैं कि क्या कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव होंगे। चलिए लगे हाथों बंसल न्यूज के सुलगते सवाल देख लेते हैं। क्या टीएस सिंहदेव का बयान कांग्रेस में बड़े बदलाव का संकेत है? दूसरा सवाल, क्या 2018 में सीएम बनने से चूके बाबा पीसीसी के कैप्टन बन पाएंगे? और तीसरा सवाल, क्या कांग्रेस छत्तीसगढ़ में आदिवासी चेहरे का मोह छोड़ पाएगी? दोनों बड़े सवाल हैं। चलिए सीधे चलते हैं मेहमानों की तरफ। आज के हमारे जो मेहमान हैं उनसे मिल लीजिए। के.एस. चौहान साहब हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, संजीदा राजनेता हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सत्यप्रकाश सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उनका बहुत स्वागत करता हूं, संजीदा राजनेता हैं। गंगेश द्विवेदी जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत स्वागत है। द्विवेदी जी, किस तरह देखते हैं आप? मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं लेती। टीएस बाबा बहुत समय से चुप थे, चुनाव में भी सफलता नहीं मिली, लेकिन अब उन्होंने धीरे से एक ऐसा मसला छेड़ दिया है कि दीपक बैज से लेकर भूपेश जी से लेकर दिल्ली तक एकदम से कि भैया मुख्यमंत्री तो आपने बनाया नहीं, अब कम से कम पीसीसी चीफ ही बना दीजिए। कैसे देखते हैं आप? देखिए, निश्चित तौर पर इसमें अंदरूनी रूप से कांग्रेस में खलबली मची है इस बात को लेकर, और भाजपा को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है तंज कसने का, इस पे कमेंट करने का, क्योंकि लगातार ये मसला चलता रहा कि 5 साल चलता रहा इस बात को लेकर कि उनको सीएम बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए, और आखिरी में डिप्टी सीएम पे जाके पटाक्षेप हुआ पूरे मामले का, और उसके बाद जो परिणाम आया वो सबके सामने है। सरकार बदल गई और कुल मिला के ये माना गया कि अगर मतलब भूपेश बघेल और बाबा की 2 दिग्गजों की लड़ाई में सरकार जो है दोबारा नहीं आ पाई कांग्रेस की। अगर ये मुद्दा छेड़कर वो फिर से एक नई शुरुआत कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये इसका नुकसान कांग्रेस को होगा, मुझे ऐसा लगता है।
ये नए सिरे से एक नए विवाद को जन्म दे सकता है ये आगे बढ़ के, या अंदर की अंदरूनी खींचतान को वापस जिंदा करने वाला बयान है एक तरह से ये। क्योंकि अभी एक चर्चा ये भी है बड़े पैमाने पे, काफ़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं, भूपेश बघेल का जो पीसीसी चीफ का कार्यकाल देखा था उन्होंने, और उस कार्यकाल के बाद ही बम्पर 68 सीट आई थी कांग्रेस की। तो एक बड़ा खेमा कांग्रेस का इस बात को लेकर लगातार भूपेश बघेल के ऊपर भी दबाव बना रहा है कि वो पीसीसी चीफ बने और वापस कमान संभालें, और 5 साल तक लगातार वो जिस तरह का परफॉर्मेंस 2018 के पहले किया था उन्होंने, 14 से 13 के चुनाव के बाद से 18 तक जो लगातार सरकार पर हमला करते हुए जो माहौल खड़ा किया था प्रदेश में, और उसका जो परिणाम आया था, तो एक बड़ा खेमा कांग्रेस में सक्रिय है जो चाहता है कि भूपेश बघेल वापस पीसीसी चीफ के रूप में स्थापित हो और वापस कांग्रेस को उसी मोड में ले आए ताकि अगली बार फिर से उनकी सरकार बन सके। तो ये जो बयान आया है इसका असर दूर तक जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। ये भी लगता है कि राजनीतिक समीक्षक ये भी मानते हैं कि भूपेश बघेल जी को लेकर जिस तरह से मंगलवार को चर्चाएं गर्म रहीं कि वो राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी बनाए जा सकते हैं कांग्रेस के, तो उनके केंद्र की राजनीति में एक तरह से मैं ये नहीं कहूँगा कि वो केंद्र की राजनीति में ही चले जाएंगे जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद, अब ये तो होगा कि नहीं होगा, लेकिन इससे भी बल मिला है इसके कि वो खेमा जो भूपेश बघेल जी पर हमला करना चाहता है, वो ये चाहता है कि दीपक बैज जी पर भी ये आरोप लगाकर कि वो ठीक से नहीं काम कर पा रहे हैं, उनको भी बदला जाए। बहरहाल के चौहान साहब, आपकी पार्टी का मसला नहीं है, लेकिन है भी, क्योंकि कांग्रेस से प्रिय विषय बीजेपी को क्या है और बीजेपी से प्रिय विषय कांग्रेस को क्या है, तो आमंत्रित है आपकी टिप्पणी जी। शरद जी, पी फॉर पॉलिटिक्स में 2 पी होती है, 2 ही पॉलिटिशियन होते हैं, दो प्रकार जी। एक पी फॉर परिक्रमा वाले और दूसरा पी फॉर पराक्रम वाले। कांग्रेस ने अभी तक जो भी निर्णय लिए हैं, जो भी चीजें ली हैं, जिसके द्वारा निर्णय आए हैं, वो परिक्रमा वाले ही हैं, पराक्रम वाले नहीं। हम कैसे भूल सकते हैं पिछले कार्यकाल को? आप ये बोल रहे हैं कि बाबा का अरमान, तो बाबा का अरमान कब पूरा हुआ है? उन्होंने डे फर्स्ट से अपना अरमान चाहा, उस समय पूरा नहीं हुआ। उसके पहले की भी कहानी। आप दिल पर हाथ रख के बताइए चौहान साहब, आपके यहाँ कितने नेता हैं जिनका अरमान पूरा हुआ है? मैं प्रदेश प्रवक्ता बनना चाहता हूं। आपका हुआ होगा, आपका हुआ होगा जी। हाँ, तो मैं मेरा हुआ है। दूसरी बात देखिए, अभी इनकी समीक्षा बैठक चल रही थी शरद जी, और उसमें जो छन के आया वो ये आया कि एक साथ लड़ेंगे, सभी लोग एक साथ होके लड़ेंगे तो बेहतर निर्णय आएगा। सही बात, ये कांग्रेस के लिए बिल्कुल सही बात है। एक साथ होके लड़ा क्यों नहीं जा रहा है, ये देखने की बात है। जब आप एक साथ होके लड़ नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप खुद के लिए लड़ रहे हैं, खुद की कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, आप पार्टी के लिए भी नहीं सोच रहे। और पार्टी तो मतलब जब आप पार्टी के लिए सोचते हैं, वो उससे भी ऊपर आप अपने प्रदेश और देश के लिए सोचें, पार्टी से इतर हो। दूसरी बात, पार्टी से जनता नहीं होती, कभी नहीं होती, जनता से पार्टी होती है। जनता जिसको उचित समझती है, जिस पार्टी को उचित समझती है, उसको अपना वोट देके जाती है, उसको अपना प्रतिनिधि चुनती है। तो यहां पर जनता की और देश की और प्रदेश की तो बात ही नहीं हो रही है, यहां पर तो पार्टी की बात हो रही है। और पार्टी में भी सभी लोग ईमानदार नहीं है। हम ये कैसे भूल सकते हैं कि जब इनको डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया था, उसके पहले की कितनी लड़ाइयां हुई, और वो अपना यहाँ पर नवजात शिशु यहाँ पर खत्म हो गए थे, और वो वहां पर जाके दिल्ली में अपनी कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे थे। हमने कितना देखा, और उसका सफर छत्तीसगढ़ की जनता ने कितना किया। इसके लिए उन्होंने अपने एक विभाग से भी इस्तीफा दे दिया, और उसके बाद दूसरा विभाग खड़ा रहा कि मैं यहाँ पर। आपके कुछ सवाल बड़े मौजूद हैं जी। ये 3 लड़ाइयां हम कैसे भूल सकते हैं? एक माइक लौटता हूं मैं आपकी तरफ लौटता हूं, लेकिन आपने सवाल कुछ मौजूद खड़े किए हैं, बिल्कुल सही है। हालांकि इन सारी लड़ाइयों का फायदा बीजेपी को मिलता है, लेकिन फिर भी आपने बड़ी मजबूती से कहा कि ये सारी चीजें उलझन में डालती हैं। नहीं तो क्यों ऐसी सरकार जिसके बारे में बहुत दावे थे और काम भी करने की कोशिश की उसने किसानों के लिए ख़ास तौर पर, वो क्यों सत्ता से उखड़ जाती है? और भारतीय जनता पार्टी, जिसके लिए राजनीतिक समीक्षक भी मान रहे थे कि 23 में वो भूपेश जी की तुलना में, कांग्रेस की तुलना में कम फेवरेट है, वो चंद महीनों में
बहुत पीछे छोड़ देती है कांग्रेस को। सत्यप्रकाश जी युवा नेता हैं, आप भी दुखी होते होंगे। दिल की बात जुबां पर लाना इस मंच पर तो और कठिन और मुश्किल और असंभव है कि वो बातें आप कैसे कहते हैं जो पार्टी की अंदरूनी बैठक में या ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं। लेकिन ये क्या है सर, टीएस बाबा अब एक नया शगुफा छोड़ देते हैं कि उनको अगर पीसीसी चीफ बनाने की बात होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर ऐसा कुछ है तो ये मसला दिल्ली से हल होना चाहिए। दिल्ली से ही बताया जाए कि दीपक बैज जी की जगह अब हम फिर एक अगले चुनाव की दृष्टि से एक अनुभवी व्यक्ति को मौका देने जा रहे हैं। शरद जी देखिए, अभी मैं आपके पैकेज में देख रहा था टीएस सिंहदेव जी हमारे बहुत सम्मानीय नेता है, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बहुत वरिष्ठ नेता है। देखिए उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला जो पार्टी जिम्मेदारी देगी। देखिए हमारी जो पार्टी, आपको इतिहास उठा के कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलती है। अब चाहे आज़ादी से पहले की बात कर लीजिए, बैठ के करती थी, रणनीति बनाते थे, कार्यकर्ताओं को सुझाव लेते थे, कार्यकर्ताओं को फीडबैक देते थे कैसे काम करना, आगे कैसे चलना। आज़ादी की बात थी, अभी वही हालात है, देश किधर जा रहा है मालूम है। तो एक कार्यकर्ता के तौर पे ऊपर हमारा जो वरिष्ठ नेतृत्व है वो सुझाव देता है, सबसे फीडबैक भी लेता है, सुझाव भी देता है कैसे आगे चलना है। वही टीएस सिंहदेव जी ने कहा कि भाई जो जिम्मेदारी मिलेगी वो मैं करूंगा, इस पे अलग क्या चीज बोला। देखिए मैं अपनी बात भी करता हूं, अगर हम मेरे को जो जिम्मेदारी देगी वो मैं करूंगा, तो हर कोई कार्यकर्ता है, मगर हमारा माफ कीजिएगा, लेकिन किसी विवाद से बचने के लिए वो सत्यप्रकाश जी, किसी विवाद से बचने के लिए ये कह सकते थे अभी दीपक बैज जी अच्छा काम कर रहे हैं, तो व्यक्तिगत तौर पर मैं आवश्यकता इसकी नहीं अनुभव करता हूं, लेकिन पार्टी तय करेगी तो वो एक अलग विषय होता है। ऐसा कह के इस विवाद को आगे बढ़ने से रोक सकते थे। शरद जी वही तो नहीं, देखिए शरद जी मैं वही बता रहा हूँ, मीडिया देखिए ये तो मीडिया में ना एक अलग तरह का घुमाया जाता है। उन्होंने सीधा बोला जिम्मेदारी जो दीजिएगा, उन्होंने ये थोड़ी ना बोला प्रदेश अध्यक्ष या सचिव या महासचिव कुछ ऐसा, उन्हें पर्टिकुलर पद का नहीं, उन्होंने जो जिम्मेदारी दी जाएगी। देखिए के.एस. चौहान जी या बीजेपी की पूरी की मैं बात करूं तो उनको अपनी सरकार चलाना तो है नहीं, मगर अपनी विपक्षी राजनीतिक दल में क्या चल रहा है वो ज्यादा आगे करना है। ये के.एस. चौहान जी हमको याद दिलाता है, अरे हम कैसे भूल सकते हैं कि वही लोग हैं यहाँ छत्तीसगढ़ में जो कुर्सी के नीचे बच गए थे, आज वो कहां बैठे हुए, उनको कुर्सी के नीचे जान बचानी पड़ी थी। ये अपना इतिहास उठा के देखे पहले, ये वही लोग हैं जो मुंबई पे हमला हुआ था और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और मीडिया को बाइट दे रहे थे और राजनीति कर रहे थे। तो अपना इतिहास उठा के देखिए, हमारे देखिए पार्टी में शीर्ष नेतृत्व इतना सक्षम है कि हमको किसी की जवाबदेही है, किसी के सुनने नहीं। हमारे शीर्ष नेतृत्व जिम्मेदार है, इतना श्रेष्ठ है कि वो अपना आगे लेके जा सकता है, पार्टी को कैसे लेके जा सकता है। हमारे यहाँ देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये बोलना चाहूंगा, इनको सत्ता जो मिली है, सत्ता में अगर काम नहीं हो रहा है या काम नहीं कर रहा है तो आपको ये ढूंढना पड़ता है कि हम कैसे बात को घुमाएं। टीएस सिंहदेव जी हमारे नेता है, हमारे शीर्ष नेतृत्व के भरोसे चल रही है, जो भी उनका आदेश में काम करेंगे। इनको क्या खलबली है भाई, आप सरकार चलाइए, आपसे सरकार संभल नहीं रही है, आपने वादे के पूरे किए नहीं है, जो वादे उसके दूर भाग रहे हैं आप। तो कहीं ना कहीं अपने वादों को हटाने के लिए, अब मीडिया में अभी हमारी बातें ना चले, हमारी सरकार की नाकामी ना चले, कहीं ना कहीं उसको वापिस घुमाने के लिए यह लेके जा रहे हैं। ये सीधे तौर पर छोटी सी बात है कि आप सत्ता में, आपको क्या इससे मतलब है कि आपके विपक्षी दल में क्या चल रहा है। चलिए चौहान साहब बताइए, का काम कीजिए, बताइए चौहान साहब, उसका काम कीजिए, जो वादे किए उसके क्या समस्या है बीजेपी को, क्यों आप राई को पहाड़ बनाने लगते हैं, तिल का ताड़ कर देते हैं, क्या समस्या है सर? शरद जी, हमारे साथी प्रवक्ता का भावार्थ ये है कि मीडिया को कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और हमारे साथी प्रवक्ता का ये कहना है कि ऐसा नहीं कहा है उन्होंने चौहान साहब, ऐसा नहीं कहा है। ये इसका भावार्थ यही है, मैं भावार्थ बोल रहा हूं आपको कि ये राय का पहाड़ बना रहे, मतलब हम भारतीय जनता पार्टी ने ये सवाल नहीं उठाया, ये मीडिया ने सवाल उठाया, ये मीडिया दिखा रही है। और एक बात बता दूं आप हमारे साथी प्रवक्ता को कि ये कि जब मीडिया द्वारा पूछा गया कि आप क्या प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं, तो उन्होंने बोला प्रदेश अध्यक्ष की बात हुई है, कोई दूसरे कोई और किसी चीज की बात नहीं हुई है। इसका मतलब ये है कि आप वो दीपक बैज को पीसीसी अध्यक्ष मानते ही नहीं, और दूसरे भी जो लोग थे उसको भी तवज्जो नहीं दिया। बोलिए चौहान साहब, तो आप नहीं मानते हैं दीपक बैज जी को प्रदेश अध्यक्ष? नहीं, सुनिए ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, आता हूँ सर, दूसरा राउंड है अभी। चैनल पे सीधा दिख गया लाइव डिबेट में। नहीं शरद जी देखिए, सीधा आपके सामने दिख गया। मैंने बोला क्या, घुमाया क्या, यही बोलना चाह रहे हैं। मैंने कहीं बोला यार ये तो मीडिया को ताले में बंद कर देते हैं, ये सबके सामने जग जाहिर हो चुका है, तो मीडिया को ताला लगाते हैं, कैसे उनका मुंह बंद करते हैं सबको सामने। लोकसभा में क्या हुआ है, जो चलता है ना शरद जी, एक चीज
जी शरद जी एक चीज बस, वन मैन आर्मी शो जहां चलता है ना, देखिए इनके जो शीर्ष नेतृत्व है ये वही लोग हैं जिसको बोला गया था कि राज धर्म को निभाइए मगर हट धर्म को निभाया था। तो जिनका शीर्ष नेतृत्व यही सोच के साथ चलता हो या यही सोच रखता हो कि वन मैन शो हमको चलाना है, तो वहां पे लोकतंत्र होता ही नहीं है। इनको वन मैन शो की तरह चलना है, तो ये दूसरी पार्टी में अगर लोकतंत्र है उसको समझेंगे नहीं ना, क्योंकि वहां लोकतंत्र है, वहां वन मैन शो नहीं चलता है। तो इनको अगर समझाएंगे तो वन मैन शो के हिसाब से समझाना पड़ेगा, क्योंकि इनकी पार्टी चलती वैसी है, हारे तो मोदी मोदी, अगर माफ कीजिए जीते तो मोदी मोदी, हारे तो ठीकरा किसी से फोड़ना है वो ढूंढेंगे। तो पहले अपनी पार्टी के अंदर देख ले। चलिए मैं दूसरे राउंड की तरफ जल्दी से आऊंगा, दूसरे राउंड की तरफ जल्दी से आऊंगा। अपने अंदर क्या चल रहा है, कहां गुटबाजी है, ब्रिजमोहन अग्रवाल भैया को क्यों आपने दिल्ली भेज दिया है, गंगेश चौधरी जी कहां जा रहे हैं, गंगेश जी कहां जा रहे हैं, वो संभाल ये लीजिए पहले। पूरा मसला शुरू तब होता है जब मीडिया की तरफ से ये सवाल आता है कि क्या आपको पीसीसी चीफ की जिम्मेदारी दी जाएगी। ये सही बात है कि टीएस सिंहदेव ने ये अपने मन से नहीं कहा कि मैं इच्छुक हूं या मैं इस पद पर आना चाहता हूं। उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने इससे इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा मैं हर जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, पार्टी जो भी दायित्व देगी। हाँ, ये हो सकता था कि वो किसी कंट्रोवर्सी से बचने के लिए बात कह देते, लेकिन उन्होंने एक लीड दे दी मीडिया को कि हाँ, पीसीसी चीफ के लिए भी अगर पार्टी विचार करेगी तो मैं तैयार हूं। आप क्या देखते हैं इसको? क्या अभी भी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में, चरणदास महंत में, ताम्रध्वज साहू जी में, खुद टीएस सिंहदेव में, भूपेश बघेल जी में खाई और दरार, जिसकी वजह से 2023 का चुनाव बहुत कठिन हो गया अंत में कांग्रेस के लिए, आपको लगता है कि ये खाई या ये दरार और बढ़ती चली जा रही है? मुझे लगता है खाई या दरार की बजाय ये कहना चाहिए कि ये एक तरह स्वाभाविक आकांक्षा होती है, सभी सीनियर लीडर हैं और शीर्ष पद को पाने की उनके अंदर आकांक्षाएं हैं। और ये मुझे लगता है जो टीएस बाबा ने बोला है, उन्होंने मुख्यमंत्री पद का भी दावा किया था, डिप्टी सीएम पद से उन्होंने संतुष्ट हो गए वो। तो इसी तरह अभी जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने बोला कि अगर पीसीसी चीफ का भी देंगे तो मुझे लगता है कि ये आकांक्षा टीएस बाबा के अलावा चरणदास महंत की भी होगी और दूसरे जो सीनियर लीडर हैं उनकी भी होगी। तो ये मुझे लगता है इस तरह से अगर देखें तो ये एक नेचुरल कंपटीशन है पार्टी के अंदर जो सीनियर लीडर्स हैं। एक छोटा सप्लीमेंट्री भी है नेचुरल कंपटीशन, लेकिन कि ये कंपटीशन जहां असंतोष होता है वहां ऐसी स्थितियां बनती हैं, लेकिन बीजेपी ऐसे हालातों पर बड़ी जल्दी काबू पा लेती है। जैसे आपको मैं याद दिलाऊं, उत्तर प्रदेश नतीजे लोकसभा के ठीक नहीं रहे तो मौर्य साहब भी सामने आ गए और तमाम लीडर्स के भी बयान आने लगे और ऐसा लगा कि योगी जी को घेरने की कोशिश हो रही है, लेकिन बीजेपी ने इसको बड़ी जल्दी काबू में पा लिया। क्या कांग्रेस अभी इस कल्चर के नजदीक नहीं पहुंच पाई है? बिल्कुल, कांग्रेस में तो देखिए मुझे लगता है कि कांग्रेस में ज्यादा खुल के लोग विरोध प्रदर्शन कर लेते हैं और उसको मुझे लगता है कांग्रेस जो स्वाभाविक रूप से मान के उसको टाल देती है। क्योंकि देखिए जैसे चुनाव के परिणाम आए थे, कम से कम जो जिन विधायकों की टिकटें कटी थी उन्होंने खुले तौर पर विरोध किया और कई गंभीर आरोप लगाए। इवन जो उस समय कांग्रेस की प्रभारी थी छत्तीसगढ़ की, उनके ऊपर भी आरोप लगाए और खुले मंच से लगाए आरोप। उसके बावजूद उन लोगों पर कोई खास कार्रवाई नहीं हुई और उनको ये बोला गया कि ये बात आप पार्टी फोरम में रखते तो ज़्यादा बेहतर होता। तो मुझे लगता है जिस तरह से शक्ति है भाजपा में, वैसी शक्ति कांग्रेस में नहीं है। तो इसी वजह से मुझे लगता है यहाँ के लीडर ज़्यादा खुल के बोल पाते हैं, कार्यकर्ता खुल के मीडिया के सामने बोल देते हैं। लेकिन मुझे लगता है जो पार्टी की अंदरूनी चीज़ें हैं उसको इंटरनल प्लेटफॉर्म में ही रखा जाना चाहिए। पार्टी के बैठक में समितियां हैं, जो अलग अलग समितियां हैं, मार्गदर्शक मंडल है, उन समितियों के बीच ये बातें होनी चाहिए, बजाय या सार्वजनिक रूप से नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका परिणाम ये होता है कि लोग बिल्कुल ठीक है द्विवेदी जी, उनको ये लगता है कि बिल्कुल बिखराव की स्थिति है। जी चौहान साहब कम वक्त है मेरे पास, तो एक सटीक टिप्पणी आपकी और फिर एक सटीक टिप्पणी अपेक्षित रहेगी चौहान साहब आपके बाद सत्यप्रकाश जी से। जी सर। शरद जी, उन्होंने बोला कि जो जिम्मेदारी दी जाएगी मैं उसको उसमें खुश हूं और मैं उसको निभाऊंगा। तो ये हृदय परिवर्तन टीएस सिंहदेव जी का, ये जब मंत्री थे और मुख्यमंत्री की दौड़ में रोज दिल्ली जा रहे थे, तो क्या उस समय ऐसा नहीं हुआ था? क्या ये अभी अभी हुआ है हृदय परिवर्तन उनका? उनकी आकांक्षाएं जो दबी हुई हैं वो अभी भी दबी हुई हैं, वो कैसे न कैसे करके उछल के आगे आना चाहते हैं, ये दर्शाता है। और इसीलिए ये सभी चीजें होती हैं और इसीलिए ये बयान दिया जाता है। सत्यप्रकाश जी, सत्यप्रकाश जी। देखिए शरद जी, देखिए हम एकजुट है, इनको मालूम है। विपक्ष के तौर में बात करूं तो विधानसभा में हो चाहे सड़क पे हो, विधानसभा घेराव में आपने देखा होगा
एकजुटता के साथ हम काम कर रहे हैं और एकजुटता के साथ विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं। इनको मालूम है कि एकजुटता इतनी है कि इनको सरकार को भी झुकना पड़ रहा है, सरकार को भी काम करना पड़ रहा है, सरकार को भी जवाब देना पड़ रहा है। तो ये एकजुटता इनको मालूम है, इनको खतरे की घंटी है, तो इनको काम करना पड़ेगा। हम एकजुट है, एकजुटता की वजह से इनको दिक्कत है। ये काम करे, नहीं तो हम तो एकजुट है, विपक्ष के नाते सड़क पे हो, सदन में हो, आवाज उठाएंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा। हमारी कहीं कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत इनके यहाँ है, काम नहीं करने के जो बहाने हैं वो ढूंढने की तरफ की कोशिश की जा रही है। सर कहाँ उनके यहाँ ब्रजमोहन जी को दायित्व सौंप दिया जाता है, वो तुरंत दिल्ली चले जाते हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी को विधानसभा अध्यक्ष का दायित्व सौंप दिया जाता है, वो तुरंत उसको स्वीकार लेते हैं। जी ब्रिजमोहन भैया के आंसू भी हमने देखे हैं। रमन सिंह जी पूछ को ना विधानसभा अध्यक्ष भले बनाए, आपने कहाँ उनको लेके जाते, कहाँ उनसे पूछा नहीं, ये दावा आप कर रहे हैं, लेकिन हमने ब्रिजमोहन जी का कोई बयान नहीं सुना पार्टी के विरुद्ध। राजेश मूणत जी क्यों बैठे हुए थे जब मोदी जी का भाषण हुआ? चलिए बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आप तीनों का। लेकिन कांग्रेस की ये दलील खुद उसे भी शायद संतुष्ट नहीं करती है कि हमारे यहाँ विरोध के नहीं, लेकिन अलग अलग इतने स्वर क्यों निकलते हैं जो पार्टी के लिए ही मुश्किल करते हैं। और ख़ासतौर से सत्यप्रकाश जी जैसे युवा अपकमिंग लीडर जिनका आने वाला भविष्य बहुत अच्छा है, ऐसे नेता यही सोचते होंगे कि अगर हमारे वरिष्ठ नेताओं के बीच में इतनी मत भिन्नता है, इतनी अलग अलग राय है, तो हम कैसे एकजुट होकर 2029 का या 28 का चुनाव लड़ेंगे। बड़े सवाल हैं इनसे, लेकिन निपटना कांग्रेस को। हर बार ये कह के कांग्रेस अपने को फ्री नहीं कर सकती है कि हम आंदोलन की पार्टी हैं, बीजेपी में दम घोटा जाता है, नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता है, ये कह के आप बरी नहीं हो सकते हैं। अनुशासन हमेशा से एक अच्छी नीति है, और जब भी कांग्रेस में ताकतवर लीडर रहे हैं, जवाहरलाल जी, इंदिरा गांधी जी, तो हमने देखा है कि अनुशासन का ये एक बहुत सख्त माहौल कांग्रेस में भी देखा गया है। आगे देखिए, फोगाट के पदक पर बाकी है आस, क्या मिलेगा इंसाफ? और दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की तमाम राजनीतिक और दिन भर की बड़ी और दिलचस्प खबरें एक खास अंदाज में हम लेकर आए हैं, और खास बुलेटिन है प्राइम टाइम, सहयोगी अनुपमा के साथ। नमस्कार।